आज अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर पढ़ने से पहले आपको मैंने सिंपल सिलेक्टर पढ़ा दिया। सिंपल सिलेक्टर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक प्रीवियस वीडियो में जाकर पार्ट वन सिलेक्टर के नाम से बना हुआ है, वह आप एक बार इसको देख लेना। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर अभी इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर, दूसरा होता है चाइल्ड सिलेक्टर, तीसरा होता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, और जो चौथा जो होता है वो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये क्या क्या होते हैं इनका अपन एक एक प्रैक्टिकल करके उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं डिसेंडेड सिलेक्टर। तो अपन यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद में कोई भी अपन एक फाइल लेते हैं HTML। ठीक है, बाद में नाम की बन रखी है तो कोई नहीं, अपन पांच नाम के HTML। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बॉयलर प्लेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ को भी लिख लेता हूँ। जैसे मैं वन नाम, यहाँ मैं गया और मैं यहाँ पे वन नाम का एक क्लास बना दी, एक पैराग्राफ बना दिया, और पैराग्राफ के अंदर कुछ मैंने लॉरम डाल दिया। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। देन फिर मैंने क्या कर दिया, एक मैं यहाँ पर एक, यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, H1 लिख लेता हूँ। यहाँ मैं H1 गया और यहाँ लिख लेता हूँ दिस इज H1 हेडिंग। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ गया और यहाँ पे मैंने एक और लिया, मैंने .2 TW नाम की क्लास बना दी। इसके अंदर भी मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया और मैंने लॉरम डाल दिया। और यहाँ गया और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ और मैं लॉरम डाल देता हूँ, और यहाँ एक और पैराग्राफ डाल देता हूँ और मैं कुछ लॉरम डाल देता हूँ। यहाँ सेव किया। देखो मैंने एक क्लास ली है, क्लास के अंदर मैंने दो पैराग्राफ लिया, एक H1 टैग लिया, एक दूसरी क्लास और ली है जिसका नाम मैंने टू लिया है, और मैंने दो पैराग्राफ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, CSS के द्वारा मैं इसको हैंडल करता हूँ। मैं यहाँ गया और स्टाइल के अंदर लिखा। अब मैं जो कि अपना जो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के अंदर सबसे पहले आता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले डिसेंडेंट सिलेक्टर के अंदर क्या करता है, अपन कुछ भी लिखो। आपने मान लिख दो कि मैंने यहाँ वन लिख दिया, वन के अंदर मैंने पैराग्राफ लिख दिया, यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है कि डिसेंडेंट सिलेक्टर का मतलब होता है कि आप क्लास के अंदर और क्लास लिख सकते हो। क्लास के अंदर आप कोई भी एट्रीब्यूट यानी एलिमेंट का नाम लिख रहे हो, क्लास के अंदर किसी टैग का नाम लिख रहे हो, यानी स्पेस देकर दे रहे हो। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी जो क्लास है, क्लास के बाद में मैंने क्या दिया, स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि वन नाम की जो मेरे क्लास है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसकी मुझे CSS अप्लाई करनी है। तो यहाँ जैसे मैं चला गया और यहाँ लिख दिया, मैंने कलर रेड कर दिया और मैंने बैकग्राउंड कलर कुछ भी लिखो ऐसे समझने के लिए, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद में इसको मैं जैसे ही रन कराता हूँ, तो देखो आपकी जो वन नाम की जो क्लास है उसके अंदर, आप यहाँ देखो वन नाम की क्लास कौन सी है, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ है, मैंने स्पेस दिया, वन नाम की क्लास के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उनका कलर देखो रेड हो गया, और बैकग्राउंड वन नाम की क्लास कौन सी है, ये है। इसके अंदर कौन कौन से पैराग्राफ है एक बार आप देख लो अच्छी तरह से। मैं देखो ये पहला पैराग्राफ तो ये वाला हो गया, उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ ये देखो तो ये वाला हो गया। फिर देखो हेडिंग आ रहा था तो हेडिंग का मैंने नहीं कहा, मैंने क्या किया, वन नाम के जो क्लास है उसके अंदर ये टू वाली जो क्लास है, लेकिन है तो वन चाइल्ड, इसका ही चाइल्ड है ना, तो इसके अंदर देखो ये वाले वापस आ गया और ये आ गया। कहने का मतलब होता है जिस क्लास डिसेंडेंट स्लैट के अंदर क्या होता है कि आप स्पेस देकर किसी भी एलिमेंट को आप टारगेट कर सकते हो। तो ये होता है डिसेंडिंग एलिमेंट। एक होता है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर क्या काम करता है कि आपके जो क्लास है उसके डायरेक्ट जो चाइल्ड होंगे उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ नहीं लिखता, और जब भी चाइल्ड का यूज करते देखो डिसेंडेंट के लिए मैं स्पेस का यूज करना चाहूंगा, और जैसे ही मैं चाइल्ड करता हूँ तो यहाँ पे मोर देन का साइन यूज करूँ, जैसे ही मैं उसको सेव करता हूँ तो देखो आपकी क्लास पूरी, देखो सिर्फ और सिर्फ दो ही हुए, बाकी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, कि जो आपकी जो वन नाम की जो क्लास है उसके डायरेक्ट चाइल्ड P होने चाहिए, उसी के ऊपर ही ये अप्लाई होनी चाहिए, बाकी दूसरों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो वन नाम की क्लास है, उसके डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा है, P पैराग्राफ है। इसका भी डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा है, P पैराग्राफ है, लेकिन H1 तो है भी नहीं है। फिर डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा है आपका, टू है, ये P नहीं है, क्योंकि ये चाइल्ड का चाइल्ड है।
वन का चाइल्ड कौन सा है, टू है, और चाइल्ड का चाइल्ड पहले, इसलिए इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। जो डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई होती है, और वो भी कौन सा काम है ना भी। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि मेरे जो H1 के अंदर है, अगर मैं यहाँ लिख लूं कि मेरे H1 का जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना मेरे कौन सा है, टू है, तो इसके ऊपर क्या करना होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर जैसे ही टू लिखता हूँ, जैसे ही सेव करूंगा, तो पूरा का पूरा टू बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा एक लगेगा। तो डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर ही ये अप्लाई करता है, और वो होता है स्पेस के लिए। अगली जो प्रॉपर्टी जो आती है अपना एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर होता है, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या काम करता है, इसको जब भी अपन यूज करेंगे, प्लस साइन का अपन यूज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए मैं एक दूसरी फाइल ले लेता हूँ, 6.html के नाम से। यहाँ लिख दिया 6.html, यहाँ गया। यहाँ करने के बाद में मैंने क्या लिख दिया, जैसे मैंने H1 ले लिया, तो यहाँ लिख दिया दिस इज हेडिंग वन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पेन लिख लिया, इस पे लिख दिया दिस इज स्पेन टैग, ठीक है। देन फिर मैंने यहाँ पैराग्राफ ले लिया, पैर पैराग्राफ फर्स्ट, और एक मैंने और पैराग्राफ ले लिया, ठीक है, पीए पैराग्राफ सेकंड, और मैंने पैराग्राफ ले लिया थर्ड पैराग्राफ। और स्पेन टैग के बाद में मैंने H1 दे दिया, कुछ भी लिखो ऐसे मैं समझाने के लिए, दिस इज ए हेडिंग टू, ठीक है। और देन फिर मैंने यहाँ पैराग्राफ दे दिया, और मैंने कुछ भी एक डमी टैग से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ गया, और यहाँ जाने के बाद मैं स्टाइल टैग लिखता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर अब मैं कौन सी सिबलिंग का यूज करता हूँ, मैं एडजस्टमेंट सिबलिंग का यूज करता हूँ। यानी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे H1 टैग जो मैंने लिखा, इसके ठीक पास में पैराग्राफ जैसी टैग अगर ओपन हो जाए, तो मेरा क्या होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा, वापस क्वेश्चन ध्यान से सुना, कि मेरा इस पैराग्राफ के अंदर H2 टैग है। H2, H2 मत लो, S1 ले लो। S1 के ठीक पास में अगर जब पैराग्राफ आता, उसके ऊपर ही अप्लाई होना चाहिए, सबके ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी S1 टैग जहां लिखा हुआ है, उसके ठीक बाद में पैराग्राफ आता है, उसका कलर रेड होना चाहिए। तो क्या कहा आपने, S1 के ठीक पास में पैराग्राफ आता है, ठीक बोले तो प्लस, ठीक है, यहाँ आता, उसका मुझे कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो मैं जैसे ही यहाँ करूंगा और उसको मैं सेव करूंगा और मैं इसको रन कराऊंगा, तो देखो आपके सामने ये, देखो ये आ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ये देखो, ठीक है। तो ये जो मेरा मैंने क्या लिखा, S1 के ठीक पास में जब भी, S1 के बाद में पहला जब भी पैराग्राफ मिलेगा उसका, और बाकी के ऊपर अप्लाई नहीं होना। मान लेता हूँ कि एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपको। अगर मैं ये कहता हूँ कि H2 के ठीक पास में, या स्पेन के ठीक पास में अगर H2 आता, उसका कलर होना चेंज होना चाहिए। तो कुछ नहीं, आप लिख दो H2, H2 के ठीक बाद में जब भी मुझे स्पेन टैग मिले, तो उसका जो मुझे है वह कलर, कलर क्या होना चाहिए मेरे, ग्रीन होना चाहिए। तो मैं जैसे ही करूंगा, तो देखो यहाँ पे S2 है, S2 के बाद में जब भी मुझे टैग स्पेन मिलेगा, तो मैं यहाँ कलर क्या होना चाहिए, दो यहाँ देखो, यहाँ देखो S2 टैग है, ये S2 लिखा। S2 के ठीक बाद में स्पेन, देखो है क्या S2 के बाद में स्पेन, है भी नहीं, तो एक भी नहीं होगा। अब देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ H2 के ठीक बाद में पैराग्राफ, अब यहाँ स्पेन लिखना, देखना, स्पेन लिख दिया, और यहाँ लिख दिया दिस इज स्पेन टैग, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, ठीक पास में मैंने क्या करा होगा, जब H2 के ठीक पास में अगर मैं आएगा तभी ये अप्लाई होगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आप रट लो। H2 कहाँ से लिखा, इसके बाद में ठीक तो पैराग्राफ आ रहा। अब यहाँ अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ स्पेन लिख दिया, और यहाँ लिख दिया कुछ भी, जैसे नाम लिख देता हूँ, जय श्री, और यहाँ लिखता हूँ और मैं सेव करता हूँ, देखो ये कहना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पैराग्राफ ये जो जनरल सिबलिंग नहीं है, ये कौन सा सिबलिंग है अपना, एडजस्टमेंट सिबलिंग है, ठीक पास वाला को ही बोलेगा। और जनरल सिबलिंग क्या करता है, सबके लिए, आप उसके ऊपर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबके लिए। आप अगर मैं ये लिख लेता हूँ, और यहाँ अगर जनरल के लिए मैं टिडल का यूज करता हूँ, जैसे ही मैं करता हूँ कि S1 के बाद में जैसे ही मैं टिडल लिखता हूँ, इसका मतलब S1 के बाद जितने भी पैराग्राफ आएंगे
उनका सबका कलर क्या कर दो आप, रेड कर दो। तो S1 के बाद ये आ गया S1, इसके बाद में जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं सबका कलर क्या हो गया, रेड। S2 के बाद, S2 टैग है क्या, हाँ, S2 के बाद जितने भी पैराग्राफ आएंगे उसका कलर रेड कर दो। तो S2 देखो अभी तक नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, यहाँ मिल गया, यहाँ मिला। मिलने के बाद में जैसे ही पैराग्राफ आ गया तो देखो इसका कलर, अब आपने और भी अगर आएगा ना तो और भी, ये देखो जैसे ही मैं पैराग्राफ लिखता हूँ लॉरेम लिख रहा हूँ, देखो तो ये रेड आ जाएगा। तो ये जनरल सिबलिंग होती है। तो ये बहुत अच्छी होती है, इन तीनों को आप अच्छी तरह से समझना। डिसेंडिंग सिलेक्टर बीच में स्पेस आता है, चाइल्ड के अंदर डायरेक्ट होता है, एडजस्टमेंट सिबलिंग ठीक पास वाली वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है, एलिमेंट के ऊपर, और जनरल एडिंग इसके बाद में जितने में, फिर होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ये भी बहुत अच्छा सा है, इसके अंदर भी अपना CSS कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ गया और 7.html में गया और मैंने इसको ओपन किया। अगला जो मेरा जो सिलेक्टर का जो नाम है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर अपन HTML के अंदर जो भी टैग लिखते हैं, प्रत्येक टैग के अंदर अपना खुद का स्वयं का एट्रीब्यूट होता है। तो उन एट्रीब्यूट के आधार पर HTML के अंदर अपन टैग लिखते हैं, उन टैग के प्रत्येक का अपना क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। उन एट्रीब्यूट के आधार पर हम CSS को स्पेसिफाई कर सकते हैं, CSS दे सकते हैं। कैसे, प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूँ। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ दे दिया आपका यूजर नेम, एंड मैं यहाँ कॉलम देता हूँ और मैं लिख लेता हूँ यहाँ मैं इनपुट, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं इनपुट टाइप ले लेता हूँ टेक्स्ट। फिर मैंने यहाँ पर मैं यूजर नेम के बाद में यहाँ लिख लेता हूँ, यूजर नेम के बाद में लिख लेता हूँ यूजर नेम लिख दिया, एंड देन भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड क्या, यूजर नेम के बाद में मोबाइल नाम, पासवर्ड लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं यहाँ इनपुट, और INPUT इनपुट, और एंड मैं यहाँ लिख लेता हूँ टैक्स लेता हूँ। ठीक है, एक बार टैक्स ही लूंगा, पासवर्ड नहीं लूंगा मैं, ध्यान रखना, लिखेगा यहाँ आएगा समझाने के दृष्टिकोण से। और मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ BR टैग ले लेता हूँ, एक और BR टैग ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद में देखता हूँ कि देखो आउटपुट आपका कैसे आता है। ये देखो इस प्रकार आ रहा है। अब ध्यान से देखना आप, अब मैं क्या करता हूं कि मेरा जो सिलेक्टर है वो एट्रीब्यूट सिलेक्टर के द्वारा, अब देखो इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट है, इनपुट आपका टैग है, इनपुट टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट है अपने पास में, एट्रीब्यूट के देखो 3 एट्रीब्यूट है अपने। अभी मैंने जो है, पहला जो है टाइप है, दूसरा है नेम है, तीसरा है आईडी है। अभी नेम क्या काम करता है, अपन को पता है कि अपन, हालांकि CSS की सीरीज चल रही है तो एक शॉर्ट बता देता हूँ कि अगर अपन कोई भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर करते हैं, वह वैल्यू अगर अपन को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवानी होती, कौन क्या चीज लिखी हुई है, वह वैल्यू आपको डेटाबेस के अंदर स्टोर करानी होती है, तब अपन इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। आईडी के अंदर जावातर अपने जावा स्क्रिप्ट के से रिलेटेड कोई काम होता है तो अपन इसके अंदर करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ CSS को हैंडल करना है, इसलिए मैं टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके मैं यहाँ को करूंगा। तो आइए अपन इसको, मैं यहाँ स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल जाने के बाद में मेरे एट्रीब्यूट का नाम कौन सा है, मेरा नाम, सॉरी पहले मुझे एलिमेंट का नाम कौन सा है, एलिमेंट। यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा टाइप, क्या लिखूंगा, टाइप। किस टाइप का है मेरा भाई, ये लिखा हुआ, ये मेरा एट्रीब्यूट है। इनपुट लिखा है, इनपुट क्या है मेरा, एलिमेंट है, उसका कौन सा है, टाइप, टाइप इक्वल टू, ठीक है, लिखा मैंने TYP, टाइप इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप होना चाहिए। उसका मुझे क्या करना है, मुझे कलर है वह क्या कर दो, मुझे कलर मुझे चलो रेड कलर, समझाना है आपको। और मेरा जो बॉर्डर है, बॉर्डर मुझे कर दो 2px कर दो, ठीक है, और ग्रो भी कर दो, ठीक है, यहाँ कर दो। एंड देन फिर मैं इसका कलर है वो ग्रे कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो बॉर्डर जो रेडियस है वह मुझे BOR, बॉर्डर जो रेडियस है वो मुझे 20 पिक्सल कर दो। ठीक है, अभी मैं इसको देखो, अभी जो आपका आउटपुट दिख रहा है वो इस प्रकार होता है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो एक साथ नहीं आए, फ्लिप होगी। और यहाँ जैसे मैं लिखता हूँ तो डेटा, यहाँ मैं चाहता होगा कुछ जो मेरी फॉन्ट की साइज है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो फॉन्ट साइज जैसे मैंने 20 पिक्सल दे लेता हूँ। थोड़ा मेरा जो फॉन्ट का जो वेट है वह थोड़ा मैं बोल्डर कर लेता, समझाने के दृष्टिकोण से। यहाँ गया और यहाँ देखो तो ये थोड़े से मेरे इस प्रकार के बोल्ड।
तो इस प्रकार में अगर इनपुट जरूरी नहीं, मैं यहाँ मुझे जो इनपुट लूंगा, मैंने इनपुट कौन सा लिया, तो ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या काम करता है कि जो टैग का जो एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट के आधार पर अगर आप सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये चीज आप क्लास के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन प्रत्येक एट्रीब्यूट के अंदर आपको क्लास यहाँ पर भी मेंशन करने पड़ेगी, यहाँ पर भी करने पड़ेगी, समय आपका समय ज्यादा लगेगा। इसलिए मेरी आपसे यही कहना है कि ज्यादातर आप सिलेक्टर का यूज करके करोगे तो आपका क्या रहेगा, काफी बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। कल अपन दो सिलेक्टर और पीछे रहे सूडो कोड वाले, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की इसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कह सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू।